बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदासिम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन जो है जिस तरह से जो मार्च है उसका सिलसिला चल रहा है, फ़िरोज़ावाला में जो है इनका पड़ाव होगा और शिरकत जो है भरपूर जोश से जो है इस मार्च में शरीक होंगे। इसके साथ साथ आपको बताया जिस तरह से मुज़ाकरात की जो बातें की जा रही थी, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से किसी किस्म उनकी तैनाती के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाएगी। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हुकूमत से मुज़ाकरात की अफवाहें जो है इमरान खान साहब कहते हैं कि मुस्तरद करता हूँ क्योंकि मेरी मुलाकात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रात को मार्च ना करने का फ़ैसला किया था, तो अब जो है दोबारा से इनका मार्च जो ना करने का उन्होंने फ़ैसला किया था, अब दोबारा से मार्च करने के आज इनका तीसरा जो दिन है मार्च का, वो सिलसिला इनका दोबारा से शुरू हो चुका है। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से, जो कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो उनकी उसमें चल रहा है। बाकी हम बात करेंगे और इसमें और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हकीकी आज़ादी मार्च जो है उसके काफ़ी चर्चे थे, आवाम से और कारकुनान से भरपूर शिरकत की अपील की गई थी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पीटीआई से एमएनए नुसरत वही साहिबा। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी अभी जो मार्च का जो आपका जहाँ पे आपका ठहराव हुआ है और चेयरमैन इमरान खान साहब क्या खुद वहाँ पे भी उन्होंने भी स्टे किया है, किस तरह की तैयारियां हैं, आगे का क्या लाए अमल है और हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात की जो बातें की जा रही थी इन बातों में कितनी सदाकत है, क्योंकि कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ये खबरें वायरल हो रही थी, इसके काफ़ी चर्चे थे कि मुज़ाकरात होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से खान साहब ने कहा था कि हम मार्च नहीं करेंगे, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे ये अफवाहें गर्दिश करने लगी थी कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेकिन मुज़ाकरात की जो बात थी वो चेयरमैन जो है पीटीआई के इमरान खान साहब उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात की जो बातें हैं ये बेबुनियाद है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये सारी बातें जो है ये अफवाह हैं जो गर्दिश कर रही हैं। जी नुसरत साहिबा, आपने मेरा पूरा सवाल सुना, आप इस पर क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। नुसरत वाहिद मैंने फ़ोन नुसरत वाहिद, किया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी जी, नुसरत वाहिद जी, साहिबा। एक्चुअली देखिए, इस लॉन्ग मार्च ने बिल्कुल, मैं समझती हूँ, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा लोगों ने इसकी शिरकत करके उसको शानदार तरीके से कामयाब किया है। ऑल्दो हम देख रहे थे कि पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई 50-60 जलसे किए और हर जलसा हर शहर की हिस्ट्री का नया जलसा था। इतना ठीक है। ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मैं समझती हूँ कि ये हम लोग शायद इस्लामाबाद तक ना पहुँचे और उससे पहले ही जो डिमांड है इमरान खान साहब की, डिमांड क्या है? सिर्फ एक सीधी डिमांड है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, ठीक है। अर्ली अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। अगर वो मान जाते हैं, अगर वो डेट दे देते हैं, तो जहाँ पे भी होंगे वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मानेंगे और जिस तरह राणा सनाउल्लाह गब्बर सिंह बने हुए हैं, तो वो फिर उसका उनको जवाब दिया जाएगा अच्छी तरह, क्योंकि इस दफा हम लोग जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं कि उनकी जो भी तकलीफकारी होगी उसका जवाब दिया जा सकेगा। ठीक है। क्योंकि पहले क्या तो हम आपको लगता है लोग रज़ा साहिबा कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई तकरीबकारी हो सकती है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि पूरा अमन तरीके से एहतजाज करना, मार्च करना आप लोगों का आईनी हक है, आपको इस चीज़ की इजाज़त है, तो अगर खुदा न खास्ता आपकी जानिब से होगा तो फिर हुकूमत जो है कोई स्टेप लेने पर मजबूर होगी, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चीज़ें नज़र नहीं आ पा रही हैं। जी। देखें, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि क्या तकलीफकारी हमारी तरफ से होगी या इनके भेजे हुए लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो आगे। इतने ज़्यादा लोगों में यू कांट एग्जामिन एवरीबडी। आपको नहीं पता कि कोई कहाँ जेब में क्या रख के लाया है, कोई क्या रख के लाया है। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होगी। उसमें अगर लोग खुदा न खास्ता कोई इन्हीं की तरफ से इनकलकेट किए हुए बंदे हों जो आके कोई एक भी फायरिंग कर देगा, तो आपको पता है फिर जवाबी फायरिंग या जवाबी जो भी चीज़ें होंगी, पुलिस और रेंजर्स और पता नहीं कौन कौन लोग हैं उसमें शामिल। तो खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होगी।
मेरे ख्याल में तो यही है कि जिस तरह ये पुरसुकून तरीके से जा रहे हैं, अभी देखा है आपने तीसरा दिन है, अभी सिर्फ मरीज 6 तक पहुंचे हैं ये लोग। जी जी बिल्कुल। तो वो बहुत ही स्लो चल रहे हैं क्योंकि लोग पैदल चल रहे हैं, अच्छा। कंटेनर के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। अब उसको तेज किया नहीं जा सकता कंटेनर को, कि जब लोग वहाँ पे हैं और साथ चल रहे हैं तो उनको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। तो जी ये नुसरत साहिबा, अभी तो मुनीद के में है, आगे का क्या लाए अमल है? हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई राब्ता किया गया चेयरमैन इमरान खान साहब से? किसी किस्म का कोई हुकूमत के नुमाइंदे ने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है? इस मार्च को रोकने की कोशिश की गई है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग कबल अज़ वक्त इलेक्शन की डिमांड रख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस चीज़ पे तैयार हो जाएगी? हुकूमत को तैयार हो जाना चाहिए, और लाहे अमल अगला यही है कि आप देखें लोग किस तरह, मेरे एक जानने वाले साहब हैं, उनके उस 22 गाड़ियां लेके वो वहाँ पे खड़े हैं सिर्फ इस्तकबाल करने के लिए, सुबह 9 बजे से। अच्छा। तो आए तो उनके ऊपर गुलपाशी हो, और इस तरह खूबसूरत तरीके से गाड़ियां सजाई हुई हैं, और लोग बहुत जज्बाती हो के ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वाकई इसको एक हिसाब से जहाज समझ रहे हैं, क्योंकि जो इमरान खान साहब ये जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, जो जहाज शुरू किया है जिसको वो खुद कहते हैं, वो एक्चुअली हमें आज़ादी दिला रहे हैं। अभी भी जो स्पीच वो कर रहे थे वो यही थी कि हमें गुलामी नहीं चाहिए, ना अमेरिका की ना किसी और की, हम अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह से हम मांगते हैं और अल्लाह के आगे ही झुकते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोगों को मुझे लगता है आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा, उनको लोगों को बताया ही नहीं। वो इंडिविजुअल होंगे जो थोड़ा सा मजहबी हो या थोड़ा इंक्लिनेशन हो उस तरफ, वो ये बात सोचते होंगे या करते होंगे, लेकिन इस तरह आम पब्लिक को जो कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई आके हमारी ईगो को बूस्ट देगा, कि आप इंसान हैं, आप अल्लाह की अशरफुल मखलूकात हैं, जो जिसको बुलंदी पे जाना है। आपको याद होगा इन्होंने पिछले दिनों अपनी स्पीच में बार बार कहते थे, आप चूटी नहीं हैं, आपको अल्लाह ने पर दिए हैं, आप ऊपर जाइए, इकबाल का शाहीन बने। तो मुझे लगता है जैसे लोगों के दिलों में ये बातें घर कर गई हैं, उनको पहली दफा अपनी वर्थ का एहसास हो रहा है कि हम किसी काबिल हैं, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है तो हम कुछ कर सकते हैं। आप देखें सिंध, मैं सिंध से हूँ, तो सिंध के अगर हालात आप देखें तो मुझे इतना दुख होता है ऑनेस्टली। मैं जैसे सिंध की प्रेसिडेंट थी वुमेन विंग की, तो इतना ज्यादा मेरा वहाँ पे जाना होता था। आप यकीन करें, जो भुट्टो ने इनसे वादे किए थे ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो जरदारी ने एक एक चीज छीन ली उनसे, ना उनके पास रोटी है ना कपड़ा है, और अब तो सैलाब में आके नुसरत जिस साहब, तरह आपकी उनके बात बिल्कुल मकान दुरुस्त है, लेकिन छीने। कुछ वादे जो है खान साहब ने भी किए थे जो कि अभी तक वफा नहीं हो पाए हैं। जिस नहीं, तरह वो से सही, उन्होंने बिल्कुल वादे सही किए कह रही थे, हैं, 1 करोड़ बिल्कुल सही, नौकरियां, 50 लाख बिल्कुल घर और बिल्कुल बाकी बिल्कुल। बहुत देखिए ये सारी वाली बात, चीज़ें। तो ये सवाल तो फिर बहुत इस यहाँ पे भी तरह की बनता बात है। है कि इसके लिए हमें जी टाइम जी। नहीं मिला। इसके लिए हमें टाइम, मकान शुरू हो गए थे बनने, आपको पता है, इंडस्ट्री शुरू हो गई थी, 100% पे काम करना, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन टाइम बहुत कम था। और लेकिन जो पौने टाइम चार अभी साल शुरू, 4 साल आपके पौने लिए 4 साल कुछ काफ़ी नहीं नहीं है। थे? पौने 4 साल का नहीं, अरसा बहुत लंबा अरसा पौने होता है चार मैडम। साल में अगर 2 साल आपकी कोरोना से डील करते हुए निकल जाएं, और आपकी इकोनॉमी पहले ही माशाल्लाह बहुत मुश्किल हालात में हो, जी जी। तो उसमें उसको स्टेबल करना, और फिर आगे। आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त 5.6 पे चल रही थी, जो कि जिस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी -13 पे थी और इंडिया की -6 पे थी, हम 5.6 पे थे, जिसको एक्नॉलेज किया है सारे जितने बैरूनी इदारे हैं उन लोगों ने। तो इसके लिए हम किसी किस्म का उनको ब्लेम नहीं कर सकते। वादे करना और बात है, लेकिन मैं ये समझती हूँ जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये काम कितना मुश्किल है। हम 30 साल से तो हुकूमत नहीं कर रहे ना, या हम 50 साल से तो हुकूमत नहीं कर रहे। हमें उनके साथ कंपेयर करने की तो कोई तुक ही नहीं बनती, कि वो लोग जिस तरह के हैं या जो कुछ उन लोगों ने किया है, आप यकीन करें 2 महीने से ऊपर हो गए आपकी बात सैलाब को बिल्कुल और दुरुस्त पानी है। को। अगर आप बात करिए हमारी मईशत के हवाले से और बाकी दीगर चीज़ों के हवाले से, तो खान साहब ने आने से पहले कहा था कि हमारे पास मईशत के हमारे पास चैम्पियंस मौजूद हैं, हम जो है नया पाकिस्तान बनाएंगे। मतलब बहुत सारे ख्वाब उन्होंने दिखाए थे ना आवाम को बिल्कुल मैडम। बिल्कुल, तो वो ख्वाब पूरे हो रहे थे ना, लेकिन जो जिस जिस तरह वो आजमाते गए लोगों को, और उनको लगा कि नहीं ये इसमें ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं है, उसको चेंज करते रहे। उनका भी तो पहला तजुर्बा था, बाकियों का भी पहला तजुर्बा था, लेकिन आप देखें इन तमाम हालात के बावजूद हमारी इकोनॉमी ऊपर गई है। उन तरक्की याफ्ता ममालिक से ऊपर वो लोग तो बहुत ज्यादा हालात उनके खराब थे, और उसके बावजूद आप देखें कि हम लोग फिर भी बेहतर उसमें चले गए। वो एक डिटर्मिनेशन थी ना उस बंदे के अंदर। हेलो,
जी जी जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। जी जी, तो मैं ये समझती हूँ कि वो एक डिटर्मिनेशन थी उस शख्स की कि वो चाहता था कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के हालात दुरुस्त करे, लोगों के हालात दुरुस्त करे, उनकी गुर्बत को ख़त्म करे। आप देखिए एहसास प्रोग्राम, ये लोग कहते हैं बेनज़ीर के प्रोग्राम से चुरा लिया, जी चुरा नहीं बिल्कुल। लिया, वो उसको एडवांस किया उन्होंने। उनका तो बेनज़ीर का तो आपको पता है ना, एफबीआर से 700 एक बंदे के पास से 700 शिनाख्ती कार्ड निकले हैं। हम्म। और वो उन शनाख्ती कार्ड से बेनज़ीर इनकम कोर्ट की आमदनी लेते थे और कभी भी किसी को 2-2,500 से ऊपर की चीज नहीं मिली। ये जी यकमुश्त 12-12 हजार लोगों को मिले। आप यकीन करें, औरतें मैंने अपनी आंखों से देखी है, रो रही थी वो इतना पैसा पकड़ के कि उन्होंने जिंदगी में नहीं देखे थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी ये बात काम तो कुछ करने की कुछ कोशिश कुछ हद की तक है, आपकी बात लेकिन भी दुरुस्त है। वक्त मैं बहुत आपके कम पास भी था। फिर से आऊँगी। नुसरत साहब, आप हमारे साथ लाइन पे रुकिएगा। हम भी हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान से वसीम आफ्ताब साहब। खुश आमदीद कहूँगी। कैसे सर आप? सर, नुसरत साहिबा की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, आप इस पे क्या कहेंगे? एक जो आज़ादी की मार्च खान साहब लेकर चल रहे हैं, जगह जगह उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है, आवाम कारकुनान पुरजोश नज़र आ रहे हैं, आप इस पे क्या कहते हैं? सही है, पूरा पाकिस्तानी देख रहा है और ठीक है। हर पार्टी का ये जमहूरी हक है कि वो अपनी आइडियोलॉजी की तरवीज के लिए, फ़रोग़ के लिए उसके ऊपर मुख्तलिफ दौर में जद्दोजहद होती रही हैं। और पाकिस्तान में इस तरह की तहरीकें सिर्फ पहली दफ़ा ये खान साहब ने नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी तहरीकें हुई हैं। और इसमें बुनियादी चीज़ ये कि पाकिस्तान के लोग अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं और जी। अच्छा करने के लिए अपनी हिम्मत और हौसले के साथ खड़े होते हैं। हम्म। ये और बात है कि उन बेचारों के साथ धोखा हो जाता है। तो पाकिस्तान के लोग तो हर उस आवाज़ को लब्बैक कहते हैं जो इस बुनियाद पर लगाई जाती है कि मैं पाकिस्तान को सही करूँगा, मैं उनको नौकरियाँ दूँगा, मैं घर बना के दूँगा और आज़ादी दिलाऊँगा। लेकिन जब मैं उनकी सफ़ों में देखता हूँ तो ये कैसी आज़ादी है कि जो वो लोग दिलाएंगे जो जिनके हाथ मुसलमानों के खून से लगे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ज़बरदस्त किस्म के जो उनके ख़ानदान की खिदमात हैं जी उन गोरों के लिए जिन्होंने मुसलमानों को चुन चुन के शहीद किया और इस बुनियाद पर उन्होंने जायदादें हासिल की, ओहदे और मनसब हासिल किए। शीरी मज़ारी साहबा के ख़ानदान की खदमात आपके सामने जी हैं। बिल्कुल। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। तो ये किन से आज़ादी दिलाएंगे? इनके माजी जिस बुनियाद पर इनको ओहदे मिले इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का मीडिया इनसे सवाल करे कि भाई आज किस बुनियाद पर आप मौजूद हैं? आपने किसी उस अमल की माजी की जो आपके बड़ों ने किया था आपने नहीं किया, चले तो कम से कम आप तो माफ़ी मांगे इस पाकिस्तान के लोगों से, उन मुसलमानों से माफ़ी मांगे जिनका खून बहाकर आपने जायदादें और मनसबे हासिल किए। ठीक है, आपकी इमरान खान साहब एक तहरीक चला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल कीजिए। लेकिन कम से कम ये ज़रूर देखा जाए कि ये चला कौन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ माजी में भी धोखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये धोखा देने जा रहे हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी काम करे ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए और लोगों का ये इख्तियार है कि वो जिसको बेहतर समझते हैं उसके साथ जुड़ें। लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो इनकी पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनको और इस तरह के जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों का पहला बुनियादी सवाल ये है कि आप हमसे माफ़ी मांगे। आपने हमारे बड़ों को, हमारे बुज़ुर्गों को उनका खून बहाया है, हमारी मुखबरियाँ की हैं, उस बुनियाद पर आपको जो जायदादें और मनसबें मिली हुई हैं ये उस गद्दारी की बुनियाद पर मिली हुई हैं। तो आज अब फिर दोबारा ये कह के खड़े हो गए आप अभी भी उन सारे लोगों से वाबस्ता है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। किस बुनियाद पर? ठीक है, मैं पीटीआई को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनकी ज़ात की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है वसीम साहब, ये जो मार्च जो है ये मार्च कबल अज़ वक्त मतलब वक्त, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है 5 साल का जो एक टेन्योर होता है हुकूमत का वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। उस पर जो है वक्त से पहले कबल अज़ वक्त जो है इलेक्शन की डिमांड की जा रही है पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से। वो कहते हैं कि इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज़ादी मार्च का जो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है और इस पर इलेक्शन की डिमांड की जा रही है, तो क्या ये कबल इस वक्त इलेक्शन मुमकिन है होना इस सूरत हाल में? देखिए, उनकी डिमांड कोई भी कर सकता है, ये उसका जमहूरी हक है। लेकिन जो जिस शख्स डिमांड की जा रही है वो भी जमहूरी प्रोसेस से आया है ना। जी। ये गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूद है ये भी एक जमहूरी तरीके से आई है। ऐसा नहीं है कि उसने किसी अंधेरे के अंदर जाके इमरान खान साहब को हटा दिया। तो अगर आप जमहूरी तरीके से आए थे और आप जमहूरी तरीके से गए तो जो शख्स जमहूरी तरीके से आया उसका भी राइट है ना। सिर्फ आपका ही हक नहीं है कि आप अगर ये कह दें कि मैं भी अगर कल एक बड़ा जत्था लेके निकल जाऊँ और बोलेंगे भाई सब अब ख़त्म कर दिया जाए, तो ये अगर मुल्क किसी कानून और आइन के तहत चलाना है तो उसके लिए जो तकाज़े वो पूरे होने चाहिए। ठीक है, आपकी डिमांड बिल्कुल होगी, उसकी कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, उसको कोई इससे इत्तेफाक भी कर सकता है। लेकिन जो जमहूरी तरीका वही है कि जो
आइन में और कानून के अंदर तकाजा है कि वो जब जिसका टाइम पूरा होगा उसी वक्त इलेक्शन होगा। ठीक। ये वो मुजाहरे कर रहे हैं, जलसे निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल जो गवर्नमेंट है उसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए। ठीक है जी। नुसरत साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए मेरे भाई बहुत सारी बातें इस तरह की कर रहे थे जो पास से थी, तो हमें आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, प्लीज़ फ्लोर की आवाज़ बढ़ा दीजिए। जी जी अच्छा, जी हेलो। जी 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 नुसरत साहब आप। मैं समझती हूँ कि भाई ने जो पिछली बातें की हैं शेरी मज़ारी या शाह महमूद के ख़ानदान की, देखिए वो वक्त वो था जब ये लोग गोरे हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अब जबकि हम आज़ाद हो गए हैं, तो आज़ादी के बाद भी क्या कोई ऐसी इंक्लिनेशन है उनकी उस तरफ, या वो वाकई उनके लिए अभी तक काम कर रहे हैं? तो इस तरह की चीज़ तो नहीं नजर आ रही। ठीक है। और दूसरा ये कि भाई कह रहे हैं कि वादे करके आते हैं लोग और पूरे नहीं कर पाते या नहीं करते, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो मायूस हो जाती है। तो देखिए उनको बहुत लंबे लंबे चांसेस मिले हैं, 3-3 4-4 दफा इन लोगों ने हुक्मरानी की है, और एमसीएम हर हुकूमत में शामिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप उस वक्त नहीं कुछ कर सके, तो आप ब्लेम कैसे कर सकते हैं सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत में, जबकि वहां नजर आ रहा है हमें कि वो शख्स बेइंतहा काम करने की कोशिश कर रहा था हर तरफ से। जैसे अभी उन्होंने कहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जाता था, मुझे फैसले नहीं करने दिए जाते थे। मतलब एक आपको पता ही है अनसीन फोर्स इनके सरों के ऊपर होती है हर हुकूमत के ऊपर, जो उनसे काम करवा रही होती है। तो अभी जो खान साहब का है लॉन्ग मार्च का, देखिए ये लोग जिस तरह आए हैं उसको जमहूरी तरीका नहीं कहा जा सकता। जितना मर्जी ये लोग कह लें कि हम जमहूरी तरीके से आए हैं, इनको पता है कि ये जमहूरी तरीका नहीं है। आपने देखा किस तरह बिलाल जरदारी ने अपनी मार्च शुरू की, वो यहाँ से निकले इस्लामाबाद तक गए कि महंगाई मुकाओ वाली वो मार्च थी, और उस में तमाम गाड़ियां डॉलर से भरी पड़ी थी, और उनको ले जाके सिंध हाउस में डंप किया गया, और वहाँ किस तरह हमारे मेम्बरान की खरीदो फरोख्त हुई, और फिर आप देखें कि हुकूमत कैसे बदल गई। अगर एमक्यूएम अपनी जगह पे कायम रहती तो ये वाला काम नहीं होता, लेकिन एमक्यूएम को चूंकि कोई और फोर्स हैंडल करती है और कोई और फोर्स इनसे काम करवा रही होती है, इसलिए ये हर हुकूमत में होते हैं। चले गए ये वहाँ पे और हमें टॉपल डाउन कर दिया हमारी हुकूमत को। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जमहूरी काम नहीं हुआ है। 11-13 जमातें जिसकी पेशिंगोई मेरे ख्याल में 2011 में इमरान खान साहब ने कर दी थी कि जब मैं करप्शन के ऊपर हाथ डालूंगा तो ये सारी जमातें एक हो जाएंगी, और फिर हमने उसका प्रैक्टिकल मंजर देखा कि किस तरह ये लोग सारे इकट्ठे हुए, और किस तरह एक मैं तो समझती हूँ मर्द मुजाहिद के खिलाफ खड़े हुए, और जाहिर है उनको हरा दिया गया। एक बहुत आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं जो शायद लोगों को पता नहीं है, जो इनकी बेगम थी नंबर 2 रेहाम खान, वो जाहिर हम सबको पता है कि वो प्लांटेड थी। तो जिस दिन ये अदम एतमाद हो रहा था उस दिन वो असेंबली में मौजूद थी, और वो लेडीज की लॉबी में आई और वहाँ नमाज पढ़ रही थी। तो किसी ने उनको पहचान लिया, पूछा आप कौन है, उन्होंने बताया। तो उनका आप क्या कर रही हैं, आप तो एमएनए नहीं है, यहाँ तो नहीं आ सकती आप। तो उनको फिर वहां से निकाला गया। मेरा बताने का मकसद ये है कि वो सिर्फ ये देखने आई थी हाउ द किंग फॉल, और जाहिर है कोई भी हो उसको, मतलब आप जिसको प्लांट करते हैं वो इस किस्म की चीजों में बहुत खुशी महसूस करता है, तो वो खुशी उनके अंदर से झलक रही थी। तो ये बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना बहुत प्री प्लान किस्म की चीज हुई कि किस तरह इसको निकाला जाए, क्योंकि ये मुकदमे कर रहे थे जिसका एतराफ इन्होंने कर लिया था, इनके एक साहब ने बैठ के उस पे टीवी पे, कि अगर 1 साल और रहने देते तो ये हम सबको जेल में भेज देता। आपने देखा जिस दिन वजीर आजम साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वजीर आजम बन गए। उनका बेटा उसी तरह पता नहीं कितने अरब का उसके ऊपर इल्जाम था, वो वजीर आला बन गया। तो ये तो अब आप देख लें कि ये क्या जमहूरी हुकूमत है जो आते साथ ही सारी नैब के केसेस खत्म, सारी चीजें खत्म। अब वो बड़े आराम से उंगली हिला के जाएंगे, एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई तो एक ढेले की कैसे होगी भाई। पहले आप अपने जमाने में सारी बिल्डिंग्स जलाते थे और रिकॉर्ड जलाते थे, अब आपने नैब खत्म कर दिया सब कुछ। तो जो प्रोडक्शन थी पहले से कर दी थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी जब मैं करप्शन के ऊपर बात करूँगा, करप्शन के हवाले से जब मैं इनका चेहरा दिखाऊंगा तो ये सारी जमातें एक हो जाएंगी, एक प्लेटफॉर्म पर आगे खड़ी हो जाएंगी। तो आज वो दिन आ चुका है कि सारी जमातें इकट्ठे और खान साहब जो अकेले जंग लड़ रहे हैं। तो आप इस पर क्या समझते हो? फिर दूसरे साहिबा ने ये भी सवाल उठाया कि अगर एमक्यूएम ये ना करती तो आज ये दिन ना देखने पड़ता। जी आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात यह है कि एमक्यूएम पीटीआई का कोई पार्ट तो ही थी कि
कि आपको उसके साथ अटैच ही रहना था। MQM ने तो एक मुआहदा किया था आपसे, जो शहर के हवाले से पूरा 1100 अरब रुपए का आपने ऐलान किया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये हमारा कोई भी सियासी जमात अगर किसी से मुआहदा करती है तो वो अपने सियासी मफादात के लिए, शहर के मफादात, जिस इलाके जो भी रीजन हो उसके लिए करती है। जब अमल दरामद नहीं हो तो माजी में भी ऐसे ही होता है और आगे भी ऐसे ही होगा। तो आप MQM से तो ये कह रहे हैं कि उसने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन ये पूरा जो भी एपिसोड गुजरा है उसमें आपने अपने हाउस के बारे में कभी गौर किया कि वो क्या, उसने क्या किया? तो आपका अपना हाउस आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आप MQM के ऊपर आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, ये बात कहना कि MQM ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सही आपकी बात में सर तस्लीम खम है, बट आपका तो MQM का ना कभी वज़ीर आला रहा है ना कभी वज़ीर आज़म रहा है। आपका वज़ीर आज़म भी था, आपके सारे वज़ीर आला भी थे। अब अगर जब ये बात आती है तो आप कहते हैं कि हम मजबूर थे। अच्छा, आप वज़ीर आज़म होके मजबूर हैं, हम वज़ीर आज़म ना होके भी मजबूर हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने के मैं अंदाज को तब्दील करने की ज़रूरत है। रहा करप्शन की बात, तो भाई आपने बनाया था KPK के अंदर एहतसाब सेल, उसको आपने बंद कर दिया था। आपकी जो कहानियाँ अभी आ रही हैं इसमें मैं समझता हूँ कि हमें इस ब्लेम गेम में जाने का इससे ज़रूरत नहीं है, इससे तलखियाँ बढ़ती हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया है और गलत किया, जो भी कुछ है आवाम के सामने आ जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम सही हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी कुछ अच्छे काम कीजिए। आपके पास जब इख्तियारात आते हैं, अगर आप जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि आपने 1100 अरब रुपए कराची के लिए वादा किया था, आपने क्यों नहीं डिलीवर किया, तो आप कहते हैं जी वो 18वीं तरमीम की वजह से सब कुछ सूबे के पास चला गया, बहुत शॉर्ट सब टाइम शॉर्ट होने का। और पहला एक्सपीरियंस था, ये भी कहा जाता है बार बार कि पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा, इसमें टाइम इतना नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि ज़ाहिर पे वो अदम एतमाद आ गया, हुकूमत चली गई, बहुत सारे फिर और चीज़ें बीच में आ गई। अगर आप खान साहब की वो तकरीर उठा के देखें जो उन्होंने इलेक्शन जीतने से पहले आवाम से की थी, उन्होंने कहा हम सब कुछ तैयारी करके आ चुके हैं, हमारे पास 100 दिन का प्लान है और 100 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही होंगी। ऐसी था ना। और PTI के अंदर अगर उसकी लीडरशिप में उठाएं तो कोई भी ऐसा कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके बारे में ये कहा कि ये जूनियर है, पहली दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर आया है। उससे पहले 5 साल KPK में उनकी हुकूमत थी। तो ये सारी सूरत हाल, पाकिस्तान के क्राइसिस, अगर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान किन क्राइसिस के अंदर से घुसा हुआ था, पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई थी, आपके जो कर्जे थे वो कहाँ पे जा चुके थे, आपको मुल्क चलाने के लिए किस तरह के वसाइल दरकार थे, आपको क्या, आप मुझे बताइए पाकिस्तान के किसी बड़े इशूज़ के ऊपर PTI की क्या पॉलिसी थी? आपने कोई एजुकेशन पॉलिसी दी, आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, आपने एग्रीकल्चर कोई पॉलिसी दी, आपने कोई, चले ये वो तो बहुत दूर की बात है, कहते हैं उसमें हम बड़े मजबूर थे कि आपके कोई फॉरेन पॉलिसी भी नहीं थी। तो वो सारी पॉलिसी जिससे एक आम आदमी मैटर करता है वो आपके पास नहीं था। हर चीज़ जो है ना, अगर इस वक्त देखा जाए तो भाई शुगर का स्कैंडल आपके खिलाफ आया, गंदम का स्कैंडल आपके खिलाफ आया, LNG का स्कैंडल आपके खिलाफ आया, सारी चीज़ें आपके खिलाफ हो रही हैं। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि भाई मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ये तो अदालत तय करेंगी, लेकिन ये सब कुछ आपके दौर में भी तो हुआ है ना। मालम जब केस आपके दौर में हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो, पेशावर BRT वो आपके ऊपर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं तो चाहूँगा कि माहौल बेहतर ही रहे। आप अगर किसी चीज़ के लिए निकलें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बात ये कह फ़लाँ ने ऐसा कर दिया और मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, तो ये बात मुनासिब नहीं होगी। आपसे भी गलतियाँ हुई हैं, सब कुछ आपके। ये जब एक आदमी वज़ीर आज़म था, वो वज़ीर आज़म अपनी गवर्नमेंट को नहीं बचा सका, फिर आप उस फिर अब दोबारा किस तरफ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर कोई पॉलिसी आपके पास सिर्फ ये कि आज़ादी, भाई आज़ादी ठीक है, मान लेते हैं आपके पास आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी किस चीज़ के लिए चाहिए, मैं आज़ादी के बाद करूँगा क्या? ये नारा अमेरिका मुर्दाबाद, इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं लगा है। पाकिस्तान की तारीख इन नारों से भरी हुए, लोग इस नारों पर लपकते हैं। ये एक पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो भी लगाएगा, वक्त जिसकी ज़रूरत महसूस करेगा वो लगाएगा, वो नारा कामयाब होगा। ये शहर निकला है पाकिस्तान के अंदर, जिसने भी अमेरिका मुर्दाबाद, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया, सबसे पहला रिस्पांस कराची से आता था। ये शहर था जहाँ पर बेगम नसीम वली खान को, असगर खान को, सरदार शेरबाज खान मजारी को, उन इलाकों से वो लोग जीते हैं जहाँ पर आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नाज़िमाबाद से, बंस रोड से, ये सारे बेगम नसीम वली खान, आप सोचें कि वो नाज़िमाबाद से जीती हैं, गुलबार से जीती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो इस बात को शो कर रही हैं कि कराची नहीं, सब पूरे पाकिस्तान के लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये कोई पहली दफ़ा नारा नहीं लगाया, लेकिन हो क्या रहा है, दे क्या रहे हैं हम उन लोगों को। अगर अभी भी आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है आप सियासत करें, नारे लगाएं, लेकिन इस वक्त जो आप लोग कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, आप देखें, अभी मैं एक किसी ने मुझे वीडियो भेजी कि लंदन के अंदर जो इन लोगों ने भी मुजाहरे किए हैं, उसके अंदर इंडियन उसके अंदर शामिल हो गए हैं, वो अपने फ्लैग लेकर आए गए हैं, वो PTI ने। जी, PTI ने। तो ये सब देखें, इख्तलाफात इस मुल्क में सबके एक दूसरे के साथ हैं, हमसे ज़्यादा इख्तलाफात नहीं होंगे इनके। हम तो सियासत करने की हमें आज़ादी नहीं है, हमारे दफातर बंद है, आपने वादे किए थे दफातर खुला दें, कोई नहीं खुल सका, हमारे साथी लापता हैं, हमारे
जब ये जो मार्च का सिलसिला शुरू हुआ था इसमें इंडिया बहुत खुश है इस चीज़ को लेके कि हमारा काम जो है इमरान खान मैं साहब वही कह रहा हूँ ना कि भाई आपका नजर इख्तलाफ आ इस रहा है। किसी चीज़ से हो सकता है, किसी जी। फर्द से हो सकता है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क तो सब उससे हिट नहीं हो रहा। अगर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हमारी फ़ौज को जो जिस तरह से घेरा जा रहा है और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो कुछ माहौल महाज गर्म किया जा रहा है, ये तो करके चले जाएंगे। ये भुगतना इस मुल्क को होगा, मुझे और आपको होगा। बात दरअसल ये कि इख्तलाफात इस मुल्क में, मैंने कहा ना कि सबके सबके साथ हैं, इदारों के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ये लाइन ड्रॉ करनी होती है कि किस लाइन के बाद मुझे मेरा वतन आ जाएगा, मैं इसके बाद इसकी तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन जो भी कुछ इस वक्त पीटीआई कर रही है, मैं समझता हूँ इनको देखने की ज़रूरत है। आप भी मुहब्बे वतन लोग हैं, मैं खुदा ना खास्ता इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन पाकिस्तान में कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ किसी भी तरह की मूवमेंट चली हो, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं हो कि हिंदुस्तान उसका बेनिफिट उठाए, वहाँ का मीडिया उसकी हेडिंग लगाए। ये सारी चीज़ें कि पीटीआई के लोगों को भी देखने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। बट ठीक है, आप एक जज्बे से निकलें, आप एक नारा तो लेके आपका निकलें। मकसद ये है कि जो आपके मुल्क की सियासत है उसको उस पर और लोगों को बोलने का मौका ना दिया जाए। बिल भाई सियासत जो भी करें आप, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं जिसके नतीजे में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही उसके है। बाद जो भी दीगर एलिमेंट है वो बिल्कुल छुपे हुए हैं या इस तरह से ओपनली नहीं है। तो अगर वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं तो मैं समझता हूँ पीटीआई के दोस्तों को उसकी क़यादत को सोचने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक। क्या पीटीआई की क़यादत ने उन सारे नारों से लाताल्लुक़ का इज़हार किया जो कुछ किया जा रहा है? क्या उन मुजाहरों की या उन मजालिस की मजम्मत की गई जहाँ ये सब कुछ हो रहा है? वो क्यों इस बात पर नहीं आगे आते हैं? वो कहें खुलेंगे कि ये जब भी कुछ हो रहा है हम इससे लाताल्लुक़ का ऐलान करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। आपका मुल्क जो है ना, वो भारत जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। वो वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के रात दिन इस पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन भाई आप खामोश बैठे हैं सिर्फ इस वजह से कि चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज को पीछे करना है, उसके सरबराह को गंदा करना है। तो ये किस तरह की सियासत कर रहे हैं आप? ये मैं समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा इनकी तकलीफ नहीं होंगी, लेकिन हम इसके बावजूद इस बात का ख्याल करते हैं कि हमें वतन ज़्यादा अजीज़ है, हमारी फ़ौज जो भी कुछ है हमारी फ़ौज है, बिल्कुल ज़ाहिर है, और उनकी ही इतनी कुर्बानी है और उस फौज ने जिसने आपको इतना बड़ा एहसान किया है। अगर आप कल तक आप ये कहते थे कि हम सब एक पेज पर हैं, आप सब एक यूं हैं और हम ऐसे हैं और हम वैसे हैं, और आज उन्हीं लोगों के खिलाफ आप ये सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ ज़रा से इख्तिलाफ की वजह से। ठीक है जी, नुसरत साहिबा क्या कहेंगे आप? जी, बहुत सारे क्लेम कर दिए भाई ने मेरे से इंडिया फ़ायदा उठा रहा है और इंडिया प्रोग्राम कर रहा है। तो इंडिया का तो काम ही यही है। जब हम हुकूमत में थे तो हमारे खिलाफ वो बातें हो रही होती थी, और जब हुकूमत में नहीं है तो हुकूमत के खिलाफ बात करें। यानी उन्होंने हर हाल में हुकूमत के खिलाफ बात करनी है, जो मर्जी वहाँ पे हो। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हीरो बन चुके हैं। आपने देखा कि किस तरह लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए वो बिस्किट डिब्बों के चाय में खा रहे हैं कि आई कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। तो ये खैर मजाक की बात है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनका एक एक लम्हा लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर कमेंट करते हैं अगर वो। ठीक है नुसरत साहब, एक ब्रेक की मुझे कॉल की जा रही है नुसरत साहब, मैं एक शॉर्ट ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, बहुत सारे सवाल उठे, उसमें नुसरत साहिबा से हम गुफ्तगू कर रहे थे, फिर मुझे शॉर्ट ब्रेक की तरह जाना पड़ गया था। नुसरत साहिबा, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, आपकी बात रुक गई थी। जी मैं चाहूँगी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी देखें, मैं जो बात कर रही थी वो ये कि इमरान खान साहब के पास नंबर एक तो टाइम बहुत कम था, फिर दूसरी मुश्किलें बहुत ज़्यादा थी। 3.5 साल किसी भी कौम की हिस्ट्री में या किसी भी बंदे की हुकूमत में कुछ मैटर नहीं करते। भाई ने कहा कि जी केपी में हुकूमत करते रहे, उनके पास तजुर्बा था और उन्होंने क्लेम किया था मेरे पास एक्सपर्ट हैं हर चीज़ के। लेकिन हुआ ये कि जब वो लोग भी, जैसे असद उमर की बात करें, वो उनकी एक्सपेक्टेशन में पूरे नहीं उतरे तो उनको चेंज कर दिया गया, फिर किसी और को लाया गया, फिर किसी और को, फिर किसी और को। लेकिन इसका नतीजा नेट क्या निकला कि हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ चल पड़ी थी। 5.6 होना कोरोना के डेज में, इट वाज अमेजिंग थिंग। तो ये बात तो रियलाइज करें ना कि वो आदमी कोशिश कर रहा था कि हम बेहतर से बेहतर की तरफ चलें। अब जो इंतहाई बड़े एक्सपर्ट आए हैं दुनिया के और पाकिस्तान के खास तौर पे, इसहाक डार साहब, उन्होंने आपके साथ क्या किया? इन लोगों ने जो डॉलर छुपाए हुए थे अपने, जिसको या तो स्मगल कर दिया था अफगानिस्तान, या वो जो जहाज आता था इंडिया का कि जी हम टेक्निकल खराबी हो गई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी, 4 दफ़ा 1 महीने में जहाज आया और उसमें कोई 35 बॉक्सेस भर के गए, वो डॉलर के, जाहिर डॉलर था उसमें।
तो उससे ऑटोमेटिकली डॉलर की कीमत बढ़नी थी और वो आर्टिफिशियली क्रिएट की गई डॉलर की कमी, और उसकी वजह से डॉलर ऊपर चलता गया, ऊपर चलता गया। अब जब वो आए हैं तो पहले दिन एकदम ठीक हो गई चीजें, ऊपर की तरफ जाने लगी, लेकिन अब फिर वैसी का वैसी है, रोजाना डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रोजाना रुपए की कदर गिर रही है। तो ये इस ट्रैप में फंस चुका है पाकिस्तान इस वक्त, इस हुकूमत के आने के बाद, कि आप ये देखें कि इसको निकालने में अगर अल्लाह करे कि कोई सचमुच का सिंसियर आदमी, इंसान हुकूमत में आए जो इसको निकालने की पूरी कोशिश करे, तो भी बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि इसहाक डार साहब जब गए थे लास्ट टाइम 18 में, तो वो कह के गए थे मैं ऐसा जाल बुन के गया हूँ कि आने वाली हुकूमत उसको खोलती ही रह जाएगी। तो इस दफा बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जिस जगह वो पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, अल्लाह रहम करे कि हमारे एटॉमिक प्लांट और एटॉमिक एनर्जी की जो चीजें हैं वो सेफ रहें, वरना जब इकोनॉमी आपकी बुरी तरह गिर जाती है तो फिर अमेरिका की तरफ से ऑफर आएगी, हम आपको बेल आउट करते हैं, आप हमें ये दे दें और हम आपका कर्जा उतार देंगे, और उसके बाद फिर हमारा क्या हशर होगा, हमारा असर यूक्रेन वाला होगा, जिन्होंने अपने एटॉमिक सब कुछ दे दिया उनको, और अमेरिका ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और ये प्रोटेक्शन आप देखें किस तरह की हो रही है कि अपने वेपन्स दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी वेपन बनाने वाली फैक्ट्री अमेरिका में ही है, तो वो यही मदद कर सकती है कि जी अपने वेपन दे दे आपको, लेकिन लोगों को कौन मरने से बचाएगा, इधर से इंडिया उधर से इसराइल हमला तो करेगा। बहुत आगे की बात है आप बता रही हैं। हाँ, आगे की बात नहीं बता रही, बिल्कुल फोर्टीन है, ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। जब आपकी इकोनॉमी इस हाल में पहुंच जाएगी, जब कुछ नहीं होगा आपके पास, तो फिर यही होगा। मुझे बताएं, जो 1 अरब दिए हैं उन्होंने, क्या उसका नाम है, IMF ने, वो कहाँ गए? कुछ लग रहा है क्या पाकिस्तान में? तो हमेशा ये सारे सवाल तो मैडम फिर आपकी हुकूमत में उठते रहे, मतलब उस वक्त जो IMF से हमने लोन लिया था आपकी हुकूमत ने, वो कहाँ लगे, कहाँ खर्च हुए? इनका कर्ज उतार रहे थे, हमने 10 डैम शुरू किए हुए थे, हमने ये सस्ते मकानों की चीजें शुरू की हुई थी, वो सारी चीजें शुरू हो चुकी थी, लेकिन 3-3.5 साल में ये सब कुछ एकदम सामने नहीं आ जाता। नतीजा जो बिलियन ट्री सुनामी का है, जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि किस तरह KP में वो दरख्त लगाए गए और अब इतने सालों में वो कितने बड़े हो चुके हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है, उसमें ज़ाहिर घपले भी हुए होंगे, इंसान तो हम ही लोग हैं ना जो कर रहे हैं, और हमें घपलों की आदत है हमेशा से। तो वो जो एक हमारा अपना जब तक इनर साफ नहीं होगा ना, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है निशा साहब, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास। FIA ने इमरान खान साहब को पीर को कराची तलब कर दिया है। 5 करोड़ 62 लाख जो है तारिक शफी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का जो है ये इंकशाफ किया गया है। तो क्या ये जो मार्च चल रहा है उसके बाद जो है मार्च छोड़ के खान साहब क्या मंडे को कराची पहुंचेंगे? मेरे ख्याल को एप्लीकेशन दे देंगे कुछ दिनों की जी, तो उसके बाद फिर हाजिर हूँ, क्योंकि ये सब तो पॉसिबल नहीं है कि ये सारी दुनिया जो आ रही है, बाकी जितने मर्जी जाहिर है उनके साथ ही सिंसियर हों, उनके साथ हैं, खड़े हैं, लेकिन ये सब आज सिर्फ खान साहब की एक झलक देखने के लिए रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसको छोड़ के जाएं। तो तारिक शफी जिनका आपने नाम लिया है, उनको मैं भी थोड़ा सा जानती हूँ, वो बेइंतहा अमीर कबीर आदमी है और आज के नहीं है, वो हमेशा से हैं। तो उनके लिए 5 करोड़ क्या हो गया? तो जब आपको पता है कि खान साहब बैठे बैठे अरबों रुपए जमा कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इतनी पैटी चीजों के ऊपर हमें उगलना चाहिए। खान साहब के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे ना, तो इसलिए तो फिर ये सवाल FIA में खास इंक्वायरी के लिए उनको कराची। ठीक है, अब तो जाहिर है जो नहीं किया उसमें भी डालेंगे, जो किया है वो तो डालेंगे। पकड़ना है किसी ना किसी तरह, ना हेल्प करो उसको, तो देखें क्या बनता है। ठीक है, वसीम साहब क्या कहेंगे आज में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के किसी गरीब आदमी ने तबाह नहीं किया, पाकिस्तान को पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों ने, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों ने तबाह किया है। ये कार्टेल जो पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे शुगर का हो, चाहे वीट का हो, चाहे ऑयल का हो, चाहे गैस का हो, टोबैको का हो, जितने भी नाम हैं, ये स्विच करते हैं जब वो गवर्नमेंट आती है। वो कभी मुस्लिम लीग में चले जाते हैं, अभी जब वो PTI की गवर्नमेंट में आई तो उसके अंदर ही थे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिल उठा के देख लें, PTI कहाँ पे लेके गई है। कोई मेगा प्रोडक्शन नहीं थी PTI के दौर में। ठीक है, आपने ये FBR का कमाल ही यही है कि वो जो है ना, उसको नंबर गेम आते हैं, वो जिस तरह चाहे घुमा दे। मैं बहुत सीधा सवाल है कि भाई आप मुझे बताइए कि आपके पास शहर को देने के लिए क्या पॉलिसी थी।
₹1100 ₹1100 का आपने वादा किया था शहर में, कितने पैसे आपने रिलीज किए? यहाँ पर जो नहीं थे उस वक्त, ये हमारे पास पैसे नहीं थे, ये कहाँ से थे? अगर आप वजीर आजम होकर ये बात कह रही है तो फिर ये वाली बात ना कहने कि एमक्यूएम गवर्नमेंट में होती है। आप वजीर इस हाँ, मुल्क का होते हैं, खजाना आपके पास होते तो है, हैं, इस इसमें मुल्क का कोई अब शक नहीं देखिए है। इस मुल्क का खजाना आपके पास था, कोई हाथ रोकने वाली नहीं था। अगर खजाना उस क्या आप था? खजाना था ही नहीं, आपको पता ही है। मेरे ख्याल में मैं बात कर लूँ, आपने कर लिया जी, अभी जी, भी। जी, जी। आपके पास जैसा भी था, वजीर खजाना आपका था, वजीर आजम आपका था, आपको इस शहर ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि उसकी बुनियाद पर आपकी गवर्नमेंट रुकी हुई थी। ये शहर था ना, इसकी अगर सीटें आप पीटीआई की निकाल दें गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। इसके बावजूद आपने क्या किया? इसलिए कि चूंकि आपको पता है कि यार ये लावारिस शहर है, कुछ कह ही नहीं सकता, मजबूर शहर है, इसकी दबाया जाए, गर्दन में पाँव रख के आपने गुमरानी की है, कोई पूछने नहीं। आप यहाँ पे दावत, यहाँ पर आज जिस शहर ने आपको इलेक्ट किया था वहाँ पे आप दावत पर आते थे वज़ीर आज़म इस मुल्क का, वही गवर्नर साहब ने उनको दावत दी कराची का दौरा करेंगे, वो आते थे 2 घंटे के लिए, अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ। तो और फिर पीपल्स पार्टी वालों की इसमें शिकायतें रहती थी कि हमसे मिलके तो नहीं ये गए, सारी मतलब सूरत वज़ीर हाल आला है। सिंह से वो मिलके लेकिन नहीं मैं ये चाहते थे। कहता हूँ कि चलें, इसमें नहीं, हमें मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। ये ब्लेम गेम बहुत हो गया, लेकिन इस मुल्क को जिन्होंने भी लूटा है, के इलेक्ट्रिक में जो साहब थे वो भी पीटीआई के साहब थे, चाहे वो ताबुश गौर साहब हो, आरिफ नकवी साहब हो, कौन लोग थे? ये कहना कि वो बड़े अमीर थे, भाई अमीर या गरीब की बात नहीं, एक आदमी ने क्राइम कमिट किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या कोई भी हो। ये बात नहीं कर सकते अब चूंकि आपका मुखालिफ है तो आप उसको टांग दें, लेकिन अगर नहीं, चूंकि हमें आपके सारी सजा मिलनी चाहिए और इनके अरबों रुपए की उसको नैब से साफ कर देना चाहिए, है ना? मैंने सारी बात ये है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि बीवी गुस्से में है, मैं उनका एहतराम करूँगा, उनकी राय का, मेरी बहन है मैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें थोड़ा सा हौसला करने की ज़रूरत है और अपनी गलतियाँ मानने की ज़रूरत है कि आपसे गलतियाँ हुई हैं। आपके पास कोई विजन नहीं है मुल्क चलाने का। आपके बारे में आपके नहीं आपके बारे में आपके बारे में इस मुल्क को चलाने वाले को गुमान ये था कि आप समझदार लोग हैं, लेकिन हकीकत ये कि आप इंतहाई बेवकूफ़ लोगों पर मुश्तमिल एक जमात है, जिसके पास हुकूमत आई, जिसके पास ये मुल्क आया, जिसके पास इतना बड़ा मैंडेट था, लेकिन उनके पास कोई पॉलिसी नहीं थी। उनको ये नहीं पता था कि मुझे इस मुल्क को एग्रीकल्चर से कैसे उठाना है, उनको ये नहीं पता था कि मुझे इस मुल्क की इंडस्ट्रियल की पॉलिसी क्या से लेकर आनी है, उनके पास ये नहीं था कि मुझे इस मुल्क को एजुकेशन पॉलिसी क्या देनी है। अब छोड़ें, अब क्या किया आपने? आप मुझे बताइए कि आप पाकिस्तान की आपने यूनिवर्सिटी बना दी है, उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया। क्या आपने क्या प्राइमरी स्कूल की कोई पॉलिसी थी? क्या हायर एजुकेशन में कुछ नहीं था आपके पास, सिवाय ये कि आप सुबह से लेकर शाम तक चोर है, फलाना है, ढिमाका, उनको भी आपने कुछ नहीं कर सके। वो सब लोग भी भाई देखें मुखालफिन थे, जैसे भी थे, मान लिया भाई आपकी बात मान लेते कि वो मुजरिम थे, मुलजिम भी नहीं थे, मुजरिम थे, उनको फांसी पे लटकाना था, जो भी कुछ आपका काम था ना, हुकूमत आपके पास थी, इन्वेस्टिगेशन आपके पास थी, सब कुछ आपके पास था, फिर क्यों नहीं कर सके आप अपनी नाहिली को तस्लीम करें कि भाई मुझे गवर्नमेंट मिली, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं इसमें नहीं जाते कि भाई कौन है, भाई बिल्कुल मान लिया भाई मुजरिम थे सारे लोग, आपने क्यों नहीं उनको लटकाया? अगर वो उसी कानून का सहारा लेते हुए आज अपने आप को बरी करें तो ये आपकी नाहिली है कि एक चोर जो है बाहर आके बैठ रहा है और आप जो है ना वो बाहर उसकी जगह आप आ गए और वो आपकी जगह आ गया। तो ये बेसिकली आपके बच्चे भाई हुकूमत मिलती है लोगों को, वो उसी तरह मैनेज करते हैं। आसिफ जरदारी ठीक है जी नुसरत साहिबा शॉर्टली आंसर कीजिए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास इस बात का। जी, इतने सारे क्वेश्चन कर देते हैं और इतने सारे ब्लेम लगा देते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम है मैडम। जी, मतलब ये बकौल इनके नाअहल, देखिए जिस दिन से हुकूमत हमने संभाली उस तरफ से हमेशा ये आवाज़ आती थी नाअहल सिलेक्टेड। तो अब जो अहल आए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें, पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं, उसके कर्जे को, उसकी इमदाद को, उसके जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं भाई हम तो फ़कीर हैं, प्लीज़ हमें कुछ दे दें आप। तो मैडम ये मैंने आपके जो ये आवाज़ है ना, ये मैंने पहले ही ये सवाल कर दिया था कि अब आप लोगों ने जो नई हुकूमत आई है उनकी क्या कारकर्दगी है। वो कहते हैं हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, खान साहब का जो बिगाड़ है वो तो हम अभी तक दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, उसको तो अभी तक हम समेट नहीं रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा इस मुल्क को लूटा है, तबाह जो है ना पाकिस्तान के गरीब आदमी ने नहीं किया, इस मुल्क को जिसने भी लूटा है उस मुल्क के अमीर आदमी ने लूटा है। इस मुल्क को तबाह करने में उन्हीं अमीर के बच्चों का हाथ है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं, उनका हाथ है। मुल्क को चलाने वालों ने जिन्होंने उनको इलेक्ट किया या सिलेक्ट किया, ये उनका हाथ है। ठीक है जी नुसरत साहिबा जी, कम से कम मेरा हाथ या मेरी पार्टी का हाथ नहीं है। खैर आपका और आपकी पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। चलेंगे लेकिन आप पीटीआई अपना हाउस ऑर्डर में लेकर आए, उसके लोग खुद निकल के आप एमक्यूएम को कह रहे हैं। आपका गुस्सा बजा है, आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है कि एमक्यूएम ने पीटीआई का साथ नहीं दिया, लेकिन पीटीआई को ये देखना चाहिए कि क्या पीटीआई के लोग उसके साथ खड़े हुए, ये गवर्नमेंट गिराने में उनका कितना बड़ा खुद का रोल कितना है। भाई ये देखिए, मैं तो एक पार्टी था ना, मैंने आपसे मुआहदा किया था, मैंने ये थोड़ी कहा था कि एमक्यूएम पीटीआई में मर्ज हो गई है।
एमक्यूएम पीटीआई में मर्ज नहीं हुई थी, एमक्यूएम का अपना एक नजरिया है, उसके साथ चल रही थी, बिल्कुल, पीटीआई बिल्कुल, अलग है। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते एमक्यूएम छोड़ के चली गई, भाई मैं एमक्यूएम बिल्कुल छोड़ के ठीक है जाएगी। जी, टाइम मेरे पास भाई, बिल्कुल खत्म हो आप चुका है। नुसरत साहिबा, आपका चले मैं बहुत शुक्रिया बहुत अदा है, करूंगी। बहुत एहतराम, बहुत मैं बहुत वसीम साहब का भी शुक्रिया बहुत अदा एहतराम, करूंगी, बहुत आपने एहतराम। अपना टाइम दिया संडे के दिन, स्पेशली टाइम निकाल के आवाम के लिए, प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ने दा सकते हैं इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।